लास्ट क्लास में जहाँ तक हुआ था उसके आगे शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीसी मोटर लोग पढ़ रहे थे। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड मोटर यहाँ पर बचा हुआ था टॉपिक। कंपाउंड मोटर में लेट वी कंसीडर लॉन्ग शंट मोटर। दो तरह की कंपाउंड मोटर होती है, तो हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर का अगर सर्किट डायग्राम बनाया जाए तो दो फील्ड वाइंडिंग होगी इसमें, एक आर्मेचर के साथ सीरीज में और दूसरी आर्मेचर के क्रॉस। दो तरह की फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होगी। यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज, लाइन करंट, आर्मेचर करंट, फील्ड रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, शंट फील्ड रेजिस्टेंस एंड आरएसएच। तो ये डायग्राम हो गया लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर कंपाउंड जनरेटर की ऑब्जर्व करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कंपैरिजन के लिए शंट जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर लेते हैं पहले। सबसे पहले तो नो लोड स्पीड, तो सपोज नो लोड स्पीड है। नाउ शंट मोटर की स्पीड नो लोड स्पीड से नीचे बनेगी, ठीक है। तो ये हो गई शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स और ये हो गई नो लोड स्पीड। यहाँ पर आर्मेचर करंट, दिस इज स्पीड। अब अगर इसी में बना लिया जाए सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से होती है। तो ये हो गई सीरीज मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बना रहे हैं। अब कंपाउंड जनरेटर की बात करी जाए तो स्पीड का फॉर्मूला v टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई ए। यहाँ पर ये हो जाएगा आर ए प्लस आर एस ई अपॉन, हम लोग यहाँ कंसीडर करेंगे क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड क्यों नहीं कंसीडर करेंगे? तो सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? यस सर। सर शो हो बाकी रहा लोगों है। शो हो रहा दिख रही है है? सर। चलिए सर एक दिख बार रहा मैं है। फिर। सर शो हो रही है। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। फिर भी किसी को नहीं हो रहा है तो हम एक बार फिर से शेयर कर ले रहे हैं। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, फिर से शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्रीन शो हो रही है?
नहीं सर। यस यस सर, हो रहा है। ठीक, चलिए, जिसको नहीं हो रहा है वो थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी, ठीक हो जाएगी। हाँ, तो मैंने कहा कि हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कंपाउंड मोटर के बारे में, सॉरी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में। कंपाउंड मोटर ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन ऑफ फील्ड वाइंडिंग, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक तो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड और दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड। हाँ, सर मेरे अटेंडेंस लगा दी सर, मेरा डाटा खत्म हो गया सर सवेरे आज। ठीक। सर अनुराग मिश्रा नाम है सर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड के बारे में डिस्कस हम लोग इसके बाद करेंगे, उसका कारण आपको समझ में आ जाएगा, क्यों हम बाद में डिस्कशन कर रहे हैं इसका। पहले हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव कंपाउंड के केस में शंट फील्ड वाइंडिंग जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी उसे सीरीज फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स असिस्ट करेगी। तो कंपेयर टू शंट मोटर, अगर आप शंट मोटर की स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होगा IARA अपॉन पाई SH। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको और इसको कंपेयर कीजिए, फ्लक्स यहाँ पर ज्यादा है कंपेयर टू शंट मोटर, यानी कि इस टर्म की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इसी से आपको समझ में आना चाहिए कि स्पीड क्या होगी। कंपेयर टू शंट मोटर, स्पीड क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की कम हो जाएगी एज आर्मेचर करंट इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी वैसे वैसे स्पीड जो है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की वो ड्रॉप होगी। कंपेयर टू शंट मोटर स्पीड में ज्यादा ड्रॉप आएगा। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में जो फ्लक्स है वो कंपेयर टू शंट मोटर ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि शंट फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स को सीरीज फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स असिस्ट करेगी इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। इसीलिए इसका नाम क्यूमुलेटिव कंपाउंड है, बिकॉज दोनों फ्लक्स एक दूसरे को असिस्ट कर रही है। नेट फ्लक्स जो मोटर का है, कंपाउंड मोटर का, वो है फाई एस एच प्लस बाई एस एच। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर प्लॉट की जाए तो ये बिलो शंट मोटर आएगी, इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होगी। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, यहाँ पे डी होगा कंपाउंड मोटर। सिमिलर वे में आप स्पीड वर्सेस टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे, सिमिलर आएगी, तो इसलिए इसको अलग से मैं नहीं बता रहा हूँ। आप इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं शंट मोटर सीरीज मोटर में, जो स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है उसी के सिमिलर सेम मोटर की स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती है। ठीक है, इसलिए इस पे नहीं जा रहा। ओके, तो ये चीज आपको समझना था दैट क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर में जो स्पीड है वो शंट मोटर के कंपैरिजन में कम होती है। ठीक, ये तो हो गया आपका स्पीड करंट कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको देखना है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज, सर एक बार उसे सर फिर से रिपीट दिखा दीजिए सर। अच्छा चलिए फिर से दिखा देते हैं। टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, जस्ट 10 सेकेंड में दिखा रहा हूं। विजिबल है आपको? यस सर। आप सभी को क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए स्पीड आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आई? किसी को कहीं कोई डाउट?
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चले, जिसे नोट करना था नोट कर लिया। यस सर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट। हम लोग क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्क की इक्वेशन के यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर के केस में फ्लक्स हो जाएगा फाई एस एच प्लस फाई एस इंटू आई ए। और अगर इसको आप शंट मोटर की टॉर्क से कंपेयर करें तो ये इक्वेशन होगी शंट मोटर के केस में। और ये इक्वेशन है क्यूमुलेटिव कंपाउंड के केस में। अब यहाँ पर क्या है कि जो करंट आर्मेचर सर्किट में जा रही है यानी आईए, वही करंट सीरीज फील्ड वाइंडिंग में भी जा रही है। तो दैट मीन्स जैसे जैसे आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स भी इंक्रीज होगी। तो दैट मीन्स ये जो फ्लक्स है यहाँ पर, ये भी क्या है, इंक्रीज होगा। ठीक। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, तो अगर आप लोगों को याद हो तो शंट मोटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। और शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में जो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस क्या है, आगे जाके थोड़ा सा इसमें इस तरह से ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू सैचुरेशन। ये शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्यूमुलेटिव कंपाउंड की बात करें तो इसमें फ्लक्स क्या है, स्ट्रेंथ हो जाता है थोड़ा सा फ्लक्स में। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी क्यूमुलेटिव की, वो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि टॉर्क इसमें ज्यादा प्रोड्यूस होगी कंपेयर टू शंट मोटर। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स। बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग मोर फ्लक्स देन शंट मोटर। तो आर्मेचर करंट इंक्रीज होगी तो सेम प्रोपोर्शन में फ्लक्स भी इंक्रीज होगी। तो इसलिए जो टॉर्क की कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, कंपेयर टू शंट मोटर ज्यादा होगी। तो इसलिए जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की टॉर्क है वो कंपेयर टू शंट मोटर ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो ये तो हो गई बात क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की। अब बात यहाँ पर यह है कि हमने डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में डिस्कशन शुरू में क्यों नहीं किया। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में डिस्कशन क्यों नहीं किया, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, डिफरेंशियल कंपाउंड का मतलब ये हुआ कि जो नेट फ्लक्स होगी मोटर की, वो शंट फ्लक्स को, शंट फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स को अपोज करेगी। तो ये हो गई डिफरेंशियल कंपाउंड। अब देखिए, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग और इनिशियली आप कह सकते हो, आईए की वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। आईए इज लार्ज, दैट मीन्स
phi SC will be large. इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं that phi SC, just a minute, somebody is waiting, that means phi SC will dominate phi SH. ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टॉर्क की इक्वेशन देखें तो टॉर्क की इक्वेशन होगी k टाइम्स phi SH माइनस phi SE डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के केस में इनटू IA. अगर phi SE डोमिनेट करेगी, अगर phi SE डोमिनेट करेगी स्टार्टिंग में, तो दैट मींस जो नेट फ्लक्स है वो क्या होगी, नेगेटिव. तो टॉर्क क्या हो जाएगी, टॉर्क भी हो जाएगी नेगेटिव. मान लीजिए नेगेटिव टॉर्क आपने मान ली एंटी क्लॉकवाइज. ये पहला केस हो गया ड्यूरिंग स्टार्टिंग. ठीक है, बट जैसे मोटर की स्पीड बिल्डअप होती है, देन IA विल कम डाउन. IA की वैल्यू एडजस्ट होती है जैसे जैसे मोटर अपनी रेटेड स्पीड पे पहुंचती, कम होने लगती है. ठीक है, बैक ईएमएफ की वजह से ऐसा होता है, आई होप आप लोग ये जानते हैं. तो IA की वैल्यू कम डाउन होगी तो phi SC की वैल्यू भी रिड्यूस होगी. देन क्या होगा, phi SH विल डोमिनेट. phi SH डोमिनेट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ दैट टॉर्क की जो इक्वेशन है k टाइम्स phi SH माइनस phi SE इंटू IA. जब phi SH डोमिनेट करेगा यानी इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई, तो ये फ्लक्स क्या हो जाएगी, नेट फ्लक्स पॉजिटिव. तो टॉर्क भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. मान लीजिए इस केस में जो टॉर्क है पहले वाले के कंपैरिजन से देखें तो उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया था, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, क्लॉकवाइज. यहाँ पर जो टॉर्क होगी वो हो गई क्लॉकवाइज. तो इससे ये समझ में आना चाहिए दैट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर एक ऐसी मोटर है कि ये अपने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को अपने आप बदलती है. स्टार्टिंग में अगर इसकी डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन की, तो आफ्टर व्हेन मोटर अपनी स्पीड को बिल्डअप करने लगेगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगी. तो इस तरह से हम देखेंगे कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर इनहेरेंट इनस्टेबल होती है, ये अपने आप अपने डायरेक्शन को बदलती है. जब phi SE डोमिनेट करेगा तो टॉर्क नेगेटिव यानी कि सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, कुछ समय बाद phi SH डोमिनेट करने लगेगा तो फिर स्पीड रिवर्स हो जाएगी, यानी क्योंकि टॉर्क रिवर्स हो गई तो स्पीड किधर हो जाएगी, क्लॉकवाइज, रोटेशन किधर हो जाएगी, क्लॉकवाइज. और इस बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर स्पीड सपोज एंटी क्लॉकवाइज है तो जब क्लॉकवाइज होगी तो जब तक स्पीड जीरो नहीं होगी तब तक तो डायरेक्शन बदलेगी नहीं, मतलब स्पीड एंटी क्लॉकवाइज है. जब टॉर्क पॉजिटिव हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज स्पीड रोटेट होते कम होते होते जीरो आएगी. जब स्पीड जीरो आएगी उस केस में क्या होगा, फ्लक्स जीरो हो जाएगा. और ऐसा होने पर क्या होगा, बैक ईएमएफ जीरो हो जाएगी. और बैक ईएमएफ जीरो हो जाएगी तो सीधा सा मतलब ये है कि आर्मेचर करंट की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मोटर की सर्किट डैमेज हो सकती है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, इसके वजह से इसका इस्तेमाल नहीं होता, बहुत रेयर होता है. आप लोगों को ये बातें समझ में आई? ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर. ऐसे कौन सी मोटर है जो इनहेरेंटली अपने स्पीड को रिवर्स करती है? ऑप्शन में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर दिए जा सकते हैं, तो सही आंसर होगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर. विवेक कुमार, बेटा समझ में आया जो समझाया मैंने? सर एक बार और बता दीजिए. क्या बताऊं बेटा, एक बार और यस बताऊं? सर. स्नेहा क्या बताना है, एक बार और? सर फिर से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स. डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के बारे में मैंने ये बताया बेटा कि नेट फ्लक्स डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के केस में होगा phi SH माइनस phi SE.
ठीक, फाई एस एच माइनस फाई एस एच। जब मोटर स्टार्ट होगी इन दैट सिचुएशन आई ए की वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि बैक ईएमएफ जीरो होती है स्टार्टिंग में। तो जब आई ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो आई ए कहाँ जा रही है? सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जा रही है। यानी स्टार्टिंग में सीरीज फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स शंट फील्ड वाइंडिंग के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो फाई एसी स्टार्टिंग में डोमिनेट करेगी, तो जो नेट फ्लक्स है वो नेगेटिव हो जाएगी। नेट फ्लक्स नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर देखिए फ्लक्स अगर नेगेटिव हो गई तो टॉर्क भी नेगेटिव हो गया। तो टॉर्क नेगेटिव हुआ, मान लीजिए कि उस नेगेटिव टॉर्क को हमने मान लिया कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, यानी मोटर की जो स्पीड है, मतलब मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, वो एंटी क्लॉकवाइज है। जब मोटर अपनी स्पीड को बिल्डअप करने लगेगी तो आईए की वैल्यू कम होगी। जब आईए की वैल्यू कम होगी तो फाई एसी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तब फाई एस एच क्या है? वो डोमिनेट करेगा फाई एसी को। तो फाई एस एच जब डोमिनेट करेगा तो जो फ्लक्स है वो क्या होगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और जब फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगी तो टॉर्क भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इन फर्स्ट केस अगर हमने माना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो सेकंड केस में जब फाई एस एच डोमिनेट करेगा तो डायरेक्शन हम क्या मान लेंगे? क्लॉकवाइज। यानी ये एक ऐसी मोटर है जिसमें इनहेरेंटली टॉर्क की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, बिना कुछ एक्सटर्नल इफेक्ट के। अपने आप ही इनहेरेंटली ये मोटर अपने टॉर्क को रिवर्स कर रही है। इसका मतलब स्पीड ऑफ रोटेशन इस मोटर की अपने आप रिवर्स होगी इनहेरेंटली। और ड्यूरिंग दिस रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एक ऐसी स्टेज आएगी जब स्पीड जीरो होगी। पहले जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है रोटर के रोटेशन की। जब फाई एस एच डोमिनेट करेगा तो डायरेक्शन टॉर्क की रिवर्स होगी, तो स्पीड कहाँ आएगी? जीरो। तब उसके बाद ही तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो इन केस जब स्पीड जीरो होगी तो उस केस में आर्मेचर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि बैक ईएमएफ जीरो होगी। एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट बैक ईएमएफ विल रिड्यूस टू जीरो, दैट विल इंक्रीज द आर्मेचर करंट एट वेरी लार्ज एक्सटेंट। सो ये मोटर को डैमेज भी कर सकता है। फिर उसके बाद रिवर्स हो जाएगी स्पीड। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का एप्लीकेशन बहुत ही रेयर है, उसके इस पिक्यूलियर फिनोमिना की वजह से, दैट इट इनहेरेंटली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो मैंने यही चीज बताई आप लोगों को। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी मोटर है जिसकी डायरेक्शन इनहेरेंटली रिवर्स होती है विदाउट चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग। बिना कुछ किए ही इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपने आप इनहेरेंटली रिवर्स हो जाती है। अब आप सभी लोगों को क्लियर है? हेलो, हाँ क्या बोल रहे हो? सर इसका यूज कहाँ होता है? बेटा बताया तो इसका एप्लीकेशन इसीलिए नहीं होता, और तुम पूछ रहे यूज कहाँ सर होता है? सर वॉशिंग मशीन में फिर कौन सी मोटर यूज होती है? पहली बात तो तुम आज सालों बाद जाग के क्लास में आए हो, और फिर सर क्वेश्चन भी ऐसे सालों ही बाद कॉपी कर नहीं, रहे हो। हफ्ता भर हो रहा है सर, हफ्ता भर हो रहा है। और मैंने वीडियो सर देखे यूट्यूब पे सर आपके। क्या अभी हम हफ्ता पुरानी अटेंडेंस निकाल लेंगे तो दिखोगे नहीं तुम? हम ही पढ़ा रहे हो हफ्ता पहले पहले आए थे। वॉशिंग मशीन में नहीं डीसी मोटर नहीं यूज होती, इंडक्शन मोटर यूज होती है, समझे? सर, वो भी तो मतलब डायरेक्शन चेंज करती है ना? क्या है, तुमने देखा है क्या डायरेक्शन चेंज होते हुए अपने वॉशिंग मशीन के मोटर में? दो मोटर लगी होती है, एक होती है स्पिन वाली जो सेमी ऑटोमेटिक होती है, एक होती है वॉश करने वाली। उसमें डायरेक्शन जो है वो मोटर की बदलती रहती है। ठीक है, वो सब दूसरे फिनोमेना, उस पे ना जाओ। बट इन जनरल जो एसी इक्विपमेंट्स हैं उसमें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर लगी होती है। अब जो वॉशिंग मशीन आती हैं फ्रंट लोड टॉप लोड, अब उसमें अलग अलग फिनोमेना होता है, तो आजकल उसमें इन्वर्टर मोटर्स, डिजिटल इन्वर्टर मोटर्स लगी होती हैं। उसमें डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर कहीं नहीं होती। ठीक है, सर सर वेल्डिंग पर्पस के लिए कौन सा मोटर यूज करते हैं? बेटा वेल्डिंग के लिए जनरेटर यूज होता है, मोटर क्यों यूज करोगे वेल्डिंग के लिए? ठीक है, ओके सर। वेल्डिंग के लिए मोटर कहाँ देख लिया तुमने?
स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, ये नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, दैट इज 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट स्टार्टर। पहले हम लोग कवर कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। एक टर्म होता है स्पीड रेगुलेशन। स्पीड रेगुलेशन कैसे डिफाइन करेंगे? स्पीड एट नो लोड माइनस स्पीड एट फुल लोड अपॉन स्पीड एट फुल लोड इज डिफाइंड एज स्पीड रेगुलेशन। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज स्पीड रेगुलेशन। दिस इज हाउ वी डिफाइन स्पीड रेगुलेशन। स्पीड रेगुलेशन के फॉर्मूले से ये पता चलता है कि जिस मोटर की स्पीड रेगुलेशन अच्छी होगी उसका सीधा सा मतलब ये है कि नो लोड से फुल लोड में स्पीड ड्रॉप या स्पीड फॉल विल बी वेरी लेस। अगर ऐसा है तो स्पीड रेगुलेशन उस मोटर का, डीसी मोटर का है। इन केस स्पीड रेगुलेशन आपसे पूछ लिया जाए ऑब्जेक्टिव में, या न्यूमेरिकल छोटा सा स्पीड रेगुलेशन पे आ जाए, तो उसके लिए नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इज डिफाइंड एज स्पीड रेगुलेशन। अब आते हैं स्पीड कंट्रोल पर। तो स्पीड कंट्रोल के लिए फॉर्मूला जर्नल डीसी मोटर के केस में IA अपॉन 5, या इसको K5 लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इन जनरल। अब अगर सीरीज मोटर है तो यहाँ पर RA प्लस RSC हो जाएगा, तो उसमें नहीं जा रहे हैं। इन जनरल देखें तो स्पीड का ये क्या होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम स्पीड कंट्रोल की बात करें तो किन किन पैरामीटर्स पे स्पीड डिपेंड कर रही है? तो आर्मेचर रेजिस्टेंस, सेकेंड फ्लक्स, और ये कौन सी फ्लक्स है? 5 फील्ड फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स। थर्ड वन इज टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा बेटर इसको कहिए एप्लाइड वोल्टेज। तो इन 3 तरह से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं डीसी मोटर की। स्पीड कंट्रोल का मतलब ये है कि डीसी मोटर को अबव बेस स्पीड या बिलो बेस स्पीड पर चलाना, उसको कहते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल को हम 3 तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आर्मेचर सर्किट के रेजिस्टेंस को कंट्रोल करके, फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करके। फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि फील्ड वाइंडिंग की करंट को कंट्रोल करें। ठीक है, तभी हम फील्ड फ्लक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि मोटर के क्रॉस जो सप्लाई वोल्टेज दिया जा रहा है, आर्मेचर पे जो वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, उसको कंट्रोल करके भी हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक? तो सबसे पहले देखते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। तो फर्स्ट वन इज आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल का पहला मेथड। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में क्या करेंगे? तो उसका जवाब है
a resistance is inserted in series with the armature circuit। तो एक रेजिस्टेंस इंसर्ट करते हैं आर्मेचर सर्किट में टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। तो सबसे पहले अगर हम शंट मोटर की बात करें तो आर्मेचर सर्किट है, यहाँ पर सीरीज में रेजिस्टेंस इंसर्ट कर देते हैं। इसको RSC नहीं लिखे, नहीं तो फिर इसको फिर आप कुछ और समझ लेंगे। तो ये इसको हम लिख देते हैं RE, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लीजिए, और ये रेजिस्टेंस जो है वो वेरिएबल है, मतलब जिसकी वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। तो शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो गया, शंट फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो कुछ इस तरह से शंट मोटर का ये डायग्राम है स्पीड कंट्रोल के पर्पज से। तो शंट मोटर की पहले तो बेस स्पीड बना लेते हैं। तो सपोज शंट मोटर की ये बेस स्पीड है, ये बेस स्पीड है शंट मोटर की, दिस इज बेस स्पीड। अब हमें इसकी स्पीड कंट्रोल करना है। बेस स्पीड कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए 800 RPM है, ये इसकी बेस स्पीड है। अब हमें स्पीड कंट्रोल मेथड इसमें देखना है कि इसमें क्या होगा। तो जैसे जैसे इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या, वेरिएबल रेजिस्टर है, तो इसको आप रियोस्टेट बोल सकते हैं। ठीक है, लैब में अगर आप परफॉर्म करेंगे तो इस मेथड में रियोस्टेट होगा। ठीक है, रियोस्टेट यहाँ पे OSTAT रियोस्टेट होगा। तो जैसे जैसे रियोस्टेट की हेल्प से इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, तो फॉर्मूले में जाएं अगर, तो यहाँ पर RA ये हो जाएगा प्लस RE अपॉन 5। तो जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये जो न्यूमरेटर का टर्म है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे जैसे एक्सटर्नल रजिस्टर को इंक्रीज किया जाएगा वैसे वैसे ये टर्म जो है वो इंक्रीज होगा। ये पर्टिकुलर टर्म, दिस पर्टिकुलर टर्म विल इंक्रीज। तो ये ओवरऑल जो न्यूमरेटर का टर्म है वो डिक्रीज होगा। तो दैट मीन्स जैसे जैसे एक्सटर्नल सर्किट के रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट, स्पीड कम होगी। ठीक है, तो हम इस मेथड से जो स्पीड कंट्रोल ऑब्टेन करेंगे वो क्या होगा, बिलो द बेस स्पीड। तो यहाँ पर जो स्पीड कंट्रोल होगा वो बिलो बेस स्पीड। अभी डिपेंड करेगा कि स्पीड बेस स्पीड से कम कितना करना चाहते हैं।
जिस प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस को घटाएंगे बढ़ाएंगे ये स्पीड एडजस्ट होगी बिलो द बेस स्पीड। तो इसका मतलब ये है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड से शंट मोटर की स्पीड को हम लेस देन बेस स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब बढ़ा नहीं सकते, सिर्फ घटा सकते हैं बेस स्पीड से। ठीक। अब इसी तरह से अगर आप सीरीज मोटर के बारे में देखें कि सीरीज मोटर में इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, तो सीरीज मोटर का डायग्राम बना लेते हैं उसके लिए कि जब स्पीड कंट्रोल करना होगा तो सीरीज मोटर में क्या होगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंसर्ट कर देते हैं सर्किट में। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, या सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। अप्लाइड वोल्टेज। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि जो करंट लाइन से आ रही है वही करंट आर्मेचर सर्किट में भी जा रही है, यानी कि जो आर्मेचर करंट है उसी को ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कैरी कर रहा है। यानी आप एक तरह से देखें तो फुल लोड करंट जो है वो कैरी करेगा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को सीरीज मोटर के लिए इस तरह से डिजाइन करना पड़ेगा सच दैट इट विल कैरी द फुल लोड करंट। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो ये लोड करंट कैरी नहीं कर रहा है शंट मोटर के केस में, लेकिन यहाँ सीरीज मोटर के केस में ये आर्मेचर करंट को कैरी कर रहा है। दैट मीन्स फुल लोड करंट को ये कैरी करेगा, तो इसलिए इसको इस तरह से डिजाइन करेंगे कि ये फुल लोड करंट को कैरी कर सके। बट यहाँ पर भी सेम फिनोमिना है, एज दी आर्मेचर दिस रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो यहाँ पर सेम फिनोमिना इसी से ऑब्जर्व आप कर सकते हैं कि ये वाला टर्म इंक्रीज होगा तो न्यूमरेटर वाला टर्म डिक्रीज होगा। इसका मतलब स्पीड सीरीज मोटर के केस में भी फॉल करेगी। तो सपोज अगर हम सीरीज मोटर की बेस स्पीड को ड्रॉ कर ले पहले इसी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो सपोज ये बेस स्पीड है, जस्ट अ मिनट। सपोज ये बेस स्पीड है, अगर दिस वन इज बेस स्पीड फॉर सीरीज मोटर, तो as the RE will increase then speed will fall। तो इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स आप बनाएंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, और इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस को तो स्पीड और फॉल हो जाएगी। तो इस तरह से जैसे जैसे एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा स्पीड जो है वो सीरीज मोटर की भी फॉल होगी और शंट मोटर की भी फॉल होगी। दैट मीन्स by using this method armature resistance control we can only control the speed below the base speed। ये कंसेप्ट है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल का। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट यूजिंग आर्मेचर। सर एक बार फिर से दिखा दीजिए सर पीछे का। हो गया सर। ठीक, तो यूजिंग आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल we can control speed only below the base speed।
या आप इसको नॉर्मल स्पीड भी कह सकते हैं। बेस स्पीड की जगह पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं, नॉर्मल स्पीड। अब इसको आप मेथड का कंक्लूजन कह लीजिए या ड्रॉबैक भी कह लीजिए, एक तरह से ड्रॉबैक भी। इसके अलावा इसका क्या ड्रॉबैक है, आप देख रहे हैं एक्सटर्नल रजिस्टर सर्किट में यूज हो रहा है, रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर का वेस्टेज होगी। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर जो है वो वेस्ट होगी, तो पावर वेस्ट इन एक्सटर्नल रजिस्टर। ठीक है, तो ये इसके दो मेजर ड्रॉबैक हो गए। तो ये वैसे भी बहुत रेयर यूज किया जाता है, बिकॉज आप देख रहे हैं रियोस्टेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, बेवजह पावर का वेस्ट होगा, इसलिए ये मेथड बहुत कम ही यूज होता है। लेबोरेटरी में आपके है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया भी जाता है। तो फिलहाल इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो दो मेथड बचे हैं उसको पढ़ेंगे।